नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। लखनऊ में यूपी में बड़े आयोग की अध्यक्ष पद पर नौकरशाहों की नजर। प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण आयोगों के अध्यक्ष पद इस वक्त खाली हैं। रिटायर अफसर तैनाती से पहले पेशबंदी में जुटे। राज्य वित्त आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग में होगी तैनाती। यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर भी होनी है तैनाती। वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी होगी तैनाती। वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड को छोड़कर तीनों आयोगों में सभी पदों पर होगी तैनाती। रिटायर्ड आईएएस अफसरों ने तैनाती के लिए शुरू किया जुगाड़। चर्चा में रिटायर्ड आईएएस नवनीत सहगल, संजीव मित्तल, आलोक कुमार प्रथम के नाम। तो आयोग के पदों पर नौकरशाहों की तैनाती को लेकर जुगाड़ शुरू हो गया है, पेशबंदी शुरू हो गई है। कई जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो इस पेशबंदी में जुट गए हैं, क्योंकि कई आयोगों पर, प्राधिकरणों पर अध्यक्ष पद खाली हैं और उन पर तैनाती होनी है। वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर तैनाती होनी है। इसके साथ ही इनके बाकी जो तीनों आयोग हैं वहां पर तैनाती होनी है। कई रिटायर्ड अफसर इस पूरी फहरिस्त में हैं। कई लोगों ने जुगाड़ करना शुरू कर दिया है। चर्चा में आईएएस नवनीत सहगल, संजीव मित्तल और आलोक कुमार प्रथम का नाम सबसे पहले शामिल है। और इस वक्त लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। एसके, आयोग के पदों पर तैनाती के लिए जुगाड़ शुरू हो गया है, कौन कौन है इस लाइन में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के कई ऐसे आयोग हैं जिनमें तैनाती होनी है। खास तौर पर 4 महत्वपूर्ण आयोग हैं जिनका अभी गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको गठित किया है, जिसमें कहीं न कहीं जो रिटायर्ड आईएएस हैं, जो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अहम पद कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उन पदों पर उनको तैनाती मिल जाए, क्योंकि इस पर रिटायर्ड आईएएस अफसर या फिर आईएफएस अफसर की तैनाती होनी है, जिसको लेकर कवायद लगातार जारी है। राज्य वित्त आयोग, उसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग है, यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, वित्तीय संसाधन बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए लगातार कवायद जारी है। हालांकि कई आईएएस अफसर हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ आईएएस अफसर रहे, जो चाहे वो सपा की सरकार रही हो या बसपा की या बीजेपी की, सभी सरकारों में कद्दावर पदों पर रहे। नवनीत सहगल, उसके अलावा संजीव मित्तल, आलोक कुमार जैसे नाम शामिल हैं तो इस रेस में है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जब इन विभिन्न आयोगों में तैनाती देनी है, आयोगों का पूरा गठन करना है, उसमें कई आईएएस अफसर आएंगे। सबसे बड़ा पद होगा जो चेयरमैन का पद होगा, उस पर किसको तैनाती उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है। खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें, जो माध्यमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न मामलों के लिए काम करेगा, जिसमें शिक्षकों से चयन से लेकर साथ ही साथ उनके जो विभिन्न मामले होंगे, जिसमें उनके सेवा संबंधी जो विवाद है उनको भी हल करने का काम उत्तर, यानी जब तक वो अपने पद पर रहे तब भी उन्हें पावर चाहिए थी, और अब जब पद से बाहर हो गए, रिटायर हो गए, तो उसके बाद भी पावर की जुगत में जुटे हैं सभी। आप हमारे साथ बने रहिएगा इसके आगे भी आपको अगली खबर पर जो है आपसे रूबरू होंगे। लखनऊ में कानून व्यवस्था की बैठक में पुरानी व्यवस्था बहाल। डीएम की अध्यक्षता में होगी कानून व्यवस्था की बैठक। यूपी के 66 जिलों में डीएम लेंगे कानून व्यवस्था की बैठक। कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का आईएएस संवर्ग में विरोध हुआ था। 2018 में भी इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था। बिना डीएम के मंजूरी थानाध्यक्ष पोस्ट नहीं होंगे। ये अपने आप में कुछ संशोधन है। इस जो बैठक है, इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर के सहमति हुई है, और इसमें बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है खास करके थानाध्यक्षों की, वो बगैर डीएम की अनुमति के नहीं होगी। पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके,
जिस तरीके से जहां कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है वहां पर तो डीएम पहले से सर्वे सर्वा होता था, इसमें क्या कुछ अमेंडमेंट किया गया है? अगर हम बात करें 2018 के पहले जो जिलाधिकारी होते थे सभी जिलों में कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। हालांकि कई जिलों में उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां कमिश्नरेट लागू हो चुकी है। उन कमिश्नरेट के लागू होने के बाद ये व्यवस्था काफी कमजोर हो चुकी थी। हालांकि अगर हम डीएम की बात करें तो जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो इन जिलों के सर्वे सर्वा होते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने एक शासनादेश जारी किया। उस शासनादेश के अनुसार स्पष्ट है कि 66 वो जिले जहां पर पुलिस कमिश्नरेट लागू नहीं है वहां पर जो कानून व्यवस्था होगी उसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी और उसकी अध्यक्षता में ही कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी। मतलब सीधे तौर पर अगर हम कहें तो जो कप्तान उन जिलों के होंगे वो कप्तान भी डीएम को रिपोर्ट करेंगे जैसे कि 2018 से पहले रिपोर्ट किया करते थे। साथ ही साथ जहां जहां कमिश्नरेट है वहां पर जो पुलिस कमिश्नर होंगे वो इसके लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश 75 क्या जिलों का एसके क्या इस आदेश को, इस नए आदेश को आईएएस संवर्ग की जीत के तौर पर देखा जाए? क्योंकि ये आईएएस बनाम आईपीएस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है ये पहले से चलता आ रहा है काफी लंबे समय से। हम लोग 2018 के बाद की जो स्थितियां बदली, एक तरह से जो आईएएस लॉबी थी उसने जो है छोड़ दिया था कि आप अपने हिसाब से कानून व्यवस्था को चलाइए, लेकिन मुख्य सचिव का यह आदेश जारी होना क्या कुछ बदलाव का द्योतक है? बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़े बदलाव का द्योतक है। क्योंकि अगर हम देखें कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद चाहे धारा 144 हो, चाहे वो उनके जिले में निषेधाज्ञा लागू करनी हो या उनके जिले में शस्त्र लाइसेंस को देना हो या निरस्त करना हो, ये सभी चीजें पुलिस के पास चली गई थी। मतलब सीधे तौर पर हम कहें कि आईपीएस अफसर इसके लिए उत्तरदायी है। और अगर ऐसे में जो आईएएस लॉबी है वो लगातार कोशिश कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में उनके जो अधिकार पहले उन्हें मिले हुए थे, मतलब ये सारी चीजें पहले डीएम के यहाँ से होती थी, वो फिर से उनको दे दी गई है। हालांकि इसमें थोड़ा सा बदलाव ये होगा कि वो 8 जिले जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर दी गई है, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, आगरा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, प्रयागराज या फिर वाराणसी हो, इन जिलों को छोड़कर जो 66 जिले उत्तर प्रदेश में बच रहे हैं उन जिलों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके इस अहम जानकारी के लिए। बहुत बहुत। सीएम योगी के बलरामपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। देवीपाटन मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद विकास कार्यों की समीक्षा की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी जगतगुरु रामभद्राचार्य के जातियों पर आधारित बयान को लेकर पलटवार किया है। वहीं इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जगतगुरु रामभद्राचार्य पर एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि आखिर चित्रकूट वाले बाबा के मुंह से सच आ ही गया। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए, किंतु बाबा के अल्प ज्ञान पर तरस आता है। शायद उनको यह नहीं पता आरक्षित वर्ग के नौजवानों की मेरिट सामान्य वर्ग की मेरिट से ऊंची जा रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा था। संसद और विधानसभा में प्रस्ताव लाकर जाति के आधार पर आरक्षण खत्म कर दो, अपने आप जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, अब तो सवर्ण होना भी पाप है। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर 100% पाकर भी कुछ नहीं किए, दूसरे जाति में 4% नंबर पाकर डॉक्टर इंजीनियर बन गए। प्रतिभा का कितना अपमान करोगे। तो जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का यह बयान जब आया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी बयान को लेकर पलटवार किया है। एक नई बहस छिड़ गई इस बयान के बाद कि क्या अब जातीय के बाद अब आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए।
घोसी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा, जरा यह सुनिए। मऊ की घोसी चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति के साथ, नई टीम के साथ उपचुनाव के प्रचार प्रसार पर लगी हुई। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। सर, उपचुनाव है पर उपचुनाव जैसी फीलिंग नहीं है, तो लग रहा है जैसे कि आम चुनाव हो और एकदम मतलब हाईलाइटेड है पूरा। स्वाभाविक है कि आज कोई भी चुनाव होता है तो वो चुनाव महत्वपूर्ण रहता है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ते हैं और इस नाते उसी तरीके की तैयारी करते हैं। यहाँ घोसी में भी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत से जीत होगी और लगातार हमारा ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। लगातार आप प्रचार में हैं और आपको फिर से जाना भी है। शिवपाल यादव जब से उनकी वापसी हुई है, घर वापसी हुई है, लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं अखिलेश यादव की तरफ से, यहाँ पे भी आए तो राजभर पे बड़ा तंज कसा कि दारा सिंह चौहान और राजभर को इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि अभी पक्का नहीं है कि जीतेंगे तभी मंत्री बनेंगे। वो तो उन्हें अखिलेश जी ने क्यों बाहर कर दिया था, वो तो चचा ही थे, उन्हें क्यों बाहर कर दिया था? उनको मंचों पर बुलाया नहीं जाता था, उनको बुलवाया नहीं जाता था। जितना अपमान भतीजे साहब ने चाचा साहब का किया वो अपने में अविस्मरणीय है और शायद वो उसको भूल ना पाए। मुलायम सिंह जी ने तो बार बार उनको कहा कि भाई ये तुम्हारे चाचा हैं, जरा इनका ध्यान रखो। जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सके वो चाचा का कितना सम्मान करेंगे। सर, जीत का मार्जिन 50,000 बता रहे हैं आपके यहाँ से? हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको बढ़ाएं और निरंतर हम लोग लगे हुए हैं इस काम के लिए। गांव-गांव में संपर्क कर रहे हैं। आज प्रातःकाल, आज रक्षाबंधन का उत्सव हमने 4 जो है अनुसूचित बस्तियों के भीतर मनाई है। उनके बीच में गए, उन्हें बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहन मायावती जी की इज्जत को लूटने का प्रयास वहाँ गेस्ट हाउस, लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के रूप में हुआ था, जिसका मायावती जी ने खुद बखान किया था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो हमारी हत्या करना चाहते, इज्जत को लूटना चाहते थे, मेरा जीवन खत्म करना चाहते थे। और अभी तुरंत चुनाव के बाद जिस तरीके से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, दे दिया होता तो हमारी सरकार बन गई होती। अंत में उन्हें कहना पड़ा कि इन्होंने धोखा दिया जिसकी वजह से हमारे लोग बहुत कम संख्या में जीत पाए, ये उन्होंने कहा। तो ये एक ही एमएलए पहुँच पाया। तो ये कितना बड़ा धोखा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिया है दलित समाज के प्रति। ये दलित समाज उसको जान रहा है, उसको वो जागरूक है और आज यहाँ पर बीजेपी को समर्थन भी दे रहा है। तो ये थे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी बताए थे कि हमारी योजनाओं हमारे विकास का काम बोलता है और विकास के नाम पे हम जनता के बीच में है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता जानती है कि किसका विकास है और किसका साथ है। वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबर झांसी के गरौठा से है, जहां अखंडानंद जनता इंटर कॉलेज में पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने छात्राओं से राखी बंधवाई। दरअसल आज झांसी दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने नवनिर्मित भवन के लोकार्पण और वृक्षारोपण के बाद जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में एमएलसी रमा निरंजन, गरौठा विधायक समेत विद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं। वाटर कूलर। देखिए, बुंदेलखंड में सबसे कठिनाई जल का था। खेत के लिए भी पानी का अभाव और गले के लिए भी पानी का अभाव, पीने के लिए भी पानी का अभाव था और खेत के लिए पानी का अभाव था। पहली बार हमारे विधायक जी, हमारे अधिकारियों ने परिश्रम की पराकाष्ठा कर बरवाड़ झील को भेजने से भरने के कारण लगभग ऐसे 60-70 सालों से लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। 80 गाँव के किसानों को पहली बार पानी मिला है। अब खबर मऊ से है, जहां उपचुनाव में घोसी से बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा अस्त होता हुआ सूरज है, सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा को डालना मतलब कुएं में वोट डालना है। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों का विकास, कुछ का साथ परिवार का विकास है।
इसलिए एक नारा मैं लगाता हूँ कि 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और यह दृश्य मुझे घोसी विधानसभा में दिखाई दे रहा है। आज यदुवंशी भी हमारे साथ है, पासवान मुसलमान भी हमारे साथ आ रहा है बड़ी संख्या में। तो पहले हमें वोट नहीं देता। समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों को और यादवों को अपना बंधुआ मान करके चलती है। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 24 का चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहतर कानून व्यवस्था और बुलडोजर पर लड़ा जाएगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इंडिया गठन को लेकर कहा कि विपक्ष दिवालियापन की कगार पर खड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। बात करेंगे कि जिस तरह से विपक्ष ने INDIA का गठन किया है, सांसद जी क्या कहना है जिस तरह से विपक्ष INDIA का गठन कर रहा है? 2024 चुनाव नज़दीक है। चुनाव से पहले झारखंड के आपको प्रभारी बनाया गया है, वहाँ पर भी चुनाव है। क्या किस तरह से तैयारी चल रही है भाजपा की इस समय? विपक्ष दिवालियेपन के कगार पर खड़ा है। जिस संयुक्त भारत और संयुक्त इंडिया की कल्पना देश की जनता करती है, इन्होंने नाम तो इंडिया रखा लेकिन I.N.D.I.A रखा, यानी कि विभक्त इंडिया। जनता जानती है जो प्रारंभ से ही भारत को विभक्त करने की, टुकड़े करने की योजना रखता है, जनता उसके साथ नहीं खड़ी होगी। जनता खड़ी होगी NDA के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारी देश की जनता को विश्वास है और उस व्यक्ति के साथ खड़ी होगी जिसने पाकिस्तान के घर में घुसकर, उसकी मांद में घुसकर उसको मारने का काम किया, उस नेता के साथ खड़ी होगी। अखिलेश यादव और विपक्ष कहता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है कुछ ना कुछ होता रहता है। देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधि होती है कि लोकप्रियता लूटी जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव में लाभ लिया जाता है। क्या मानते हैं इसको लेकर? देश में अगर कोई घटनाक्रम घट रहा है और उस पर हम ठीक प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, तो विपक्ष को किसने रोका था उस घटनाक्रम को उठाने के लिए? तुम उठाओ नहीं, हम कार्रवाई ना करें, तो इतने हम कमज़ोर नहीं हैं। हम राजनीतिक दल और सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। हर उस विषय पर जिसको सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए हम हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी बताएं कि उनका चंद्रयान पर जाने के बाद उन्होंने कहा चांद मुबारक। उनके पास कोई और शब्द नहीं बचे इसरो के वैज्ञानिकों की प्रशंसा करने के लिए, इसरो के वैज्ञानिकों के धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए चांद मुबारक। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो उनकी मानसिकता है, उस मानसिकता से ऊपर नहीं उभरे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस की कार्यशैली और वकीलों की कार्यशैली पर संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से विपक्ष इंडिया तैयार हो रहा है, INDIA तैयार हो रहा है, वो दूर दूर तक नजर आने वाला नहीं है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। गाजियाबाद में रक्षाबंधन से ठीक पहले एक मनोज चौधरी नाम के वकील की उसके चेंबर में गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी जाती है। मामले में पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने एडिशनल CP दिनेश कुमार P से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, जरा यह भी सुनिए। गाजियाबाद में कल एक अधिवक्ता की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो उसका खुलासा भी पुलिस ने उसी तेजी से कर दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडिशनल CP दिनेश कुमार जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह से हत्याकांड का खुलासा हुआ? देखिए, मनोज चौधरी उर्फ मोनू को कल दोपहर 2 बजे अज्ञात हमलावरों के द्वारा चैम्बर में घुस के मारने की खबर मिलते ही तत्काल DCP सिटी और उनकी टीम ने मौके पर पहुंच के सारे सबूत इकट्ठे किया है। घटना के खुलासा इस रूप में हुआ है कि मनोज चौधरी के सगे जीजा अमित डागर, सगे जीजा के भाई नितिन डागर और उनके दोस्त अनुज उर्फ पालू, इन लोगों ने मिलके किया है। अवैध असला इस्तेमाल हुआ है। कल दोपहर 2 बजे इन लोगों ने उनके चैम्बर में घुस के गोली मारकर हत्या करके वहाँ से फरार हो गया है। क्या कारण रहा है? प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है। देखिए, मृतक मनोज चौधरी के बहन सरिता चौधरी की शादी अमित डागर से हुई है और अमित डागर, इनके बीच में मैरिटल डिस्प्यूट होने की वजह से 2018 में इन्होंने दहेज उत्पीड़न की मुकदमा भी लिखाया है। इससे पहले 2012 और 16 में 2 प्रॉपर्टी अमित डागर ने अपने वाइफ सरिता चौधरी के नाम से खरीदा है। इस प्रॉपर्टी को लेके भी, बेचने को लेके विवाद पति पत्नी में होता था।
और अपने बहन के साथ मनोज चौधरी देता था। और यही वजह है कि ये टेंशन बढ़ता गया है और कल के दिन इन्होंने ये घटना की। सर एक आखिरी सवाल है, पहले से भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है अमित डागर का? बिल्कुल, अमित डागर, नितिन डागर का पहले से आपराधिक इतिहास है। इन्होंने अपने ही माता पिता पे हमला कर चुके हैं, 2 मुकदमे उसकी भी है, दहेज उत्पीड़न की भी है। अमित डागर ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उनके मदर को गोली मारा है, 307वीं जेल भी गए हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, गाजियाबाद पुलिस ने उसी तेजी से इस हत्याकांड का खुलासा भी किया है। गाजियाबाद से अपने सहयोगी विनीत के साथ में जितेंद्र गौतम, गाजियाबाद। नोएडा में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में थाना सेक्टर 63 में बदमाश से पूरी मुठभेड़ हुई है। थाना सेक्टर 63 की यह पूरी घटना है। 10,000 का इनामी बदमाश है जिसे गोली लगी है, पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगी है। इस बदमाश को शहर में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था, लंबे समय से फरार चल रहा था। सातिर बदमाश सीपी लक्ष्मी सिंह की पुलिस जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और यह कोई पहली घटना नहीं, एक के बाद एक बदमाशों के साथ, डकैतों के साथ मुठभेड़ चल रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी